तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हम इसके न्यायिक निर्णय के बारे में समझेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में न्यायालय ने अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विभिन्न उन अधिकारों को अनुच्छेद 21 के दायरे में लाया है, जिसके तहत जो चीजें अभी तक अधिकार के तौर पे हम उसको समझते नहीं थे कि वो मूल अधिकार के तौर पे हमारे पास शामिल है। तो उसके माध्यम से विभिन्न अधिकारों को क्या है, भारतीय संविधान ने जो भारत की न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण के दायरों में लाकर उसको उसमें शामिल किया है। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण के बारे में बताता है और यह उपबंध करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो केवल और केवल जब भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के संबंध में या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म किए जाने या हटाए जाने की बात की जाएगी, तो केवल और केवल कब होगी, वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही होगी और उसको किसी भी अन्य कारणों से जीवन या शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो आज हम देखेंगे विभिन्न केस के माध्यम से कि क्या क्या चीजें हमारे 21 के दायरों में आती गई और निकलती गई, तो उसी के माध्यम से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका अनुच्छेद 21 है वह क्या है, विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह मामला था आपका के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का, जिसमें आपका सुप्रीम जो आपका ये अनुच्छेद 21 के तहत जो संरक्षण प्रदान किया गया है वह चीजें क्या है, दोनों में लागू होती है। आपकी न्यायपालिका जैसे आप ऊपर देख सकते हैं और दूसरी आपकी कार्यपालिका जैसे आप नीचे देख सकते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। तो संसद का काम होता है विधायक विधियों का निर्माण करना और वही क्या है उसके बाद उसको कार्यपालिका के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पालन करवाया जाता है। तो के गोपालन केस में बोला गया कि अनुच्छेद 21 केवल और केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। तो इस मामले में बोला गया था कि जो कार्यपालिका है वो केवल क्या होती है कि आपका कार्यपालिका के विरुद्ध ही आपको क्या देती है, संरक्षण देती है। लेकिन फिर जब ये मामला आगे बढ़ा तो कोर्ट ने तो पहले कह दिया कि केवल कार्यपालिका के विरुद्ध होगा और फिर कहा कि विधायिका के तहत इसका संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। फिर उसके बाद एक और मामला उठा था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो उसमें जो के गोपालन वाला केस था, इसके निर्णय को पलटते हुए उन्होंने कहा कि विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है कि उसके अगर अनुच्छेद 21 के तहत जो संरक्षण उसको मिला गया है उसके अधिकारों के लिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण जो प्रदान किया गया है, उससे विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध उसको संरक्षण प्राप्त है। तो आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि जो आपका अनुच्छेद 21 है वो केवल व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया उसमें, अर्थात उसमें केवल व्यक्ति शब्द को शामिल किया गया। तो व्यक्ति के तहत आपका नागरिक, अनागरिक, प्रवासी और भी अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि अनुच्छेद 21 का जो संरक्षण है वो है समस्त यहाँ भारत के नागरिक को तथा विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कभी भी जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें क्या है आपका, यह कभी भी आत्यंतिक नहीं होते या आबाद नहीं होते और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व और सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है। इसलिए व्यक्ति के अधिकारों पर निर्बंध लगाना अति आवश्यक है जिससे कि दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। भारतीय संविधान में इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया। तो केवल और केवल जब भी हम इसके निर्बंधनों की बात करेंगे तो वो निर्बंधन क्या होंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तब आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा सकता है। अब ये राज्य का कर्तव्य है कि वह युक्तियुक्त प्रक्रियाओं का निर्माण करे। तो जब भी हम कहेंगे कि जब इन चीजों को कैसे आप निर्बंधनों को आयोजित करेंगे या प्रारंभ करेंगे या लागू करेंगे, तो इसके लिए कौन दायित्वधीन होगा, राज्य। तो राज्य ही है वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में युक्तियुक्त प्रक्रियाओं का निर्माण करती है जिससे किसी व्यक्ति को जब वो विधि का अनुपालन करे या उसके प्रतिकूल जाए या उसके विरुद्ध कोई कार्य करे तब उसको क्या करता है कि अनुच्छेद 21 के
दिए गए संरक्षण को समाप्त करते हुए उसको उस अधिकार से वंचित कर सकता है। तो ये जो चीजें आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसके बारे में आपको ये याद जानना जरूरी है कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से आई है, आपका अमेरिका के संविधान से लाया गया था। तो अमेरिका संविधान का जो 5वां और 14वां संशोधन के अधीन इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अमेरिका के संविधान का 5वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु जो अमेरिकी संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अपेक्षा अधिक विस्तृत है। अमेरिका में सम्यक विधिक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना किसी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इस पदावली का वहां के न्यायालयों ने बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया और उसकी तुलना नैसर्गिक न्याय से की है। तो जो सम्यक विधिक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होती है कि जो विधि की जो प्रक्रिया जो सम्यक है, जो सभी पर बराबर रूप से लागू होती है, तो उसके साथ उन्होंने किसको जोड़ा था, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है उसको। जबकि हमारे भारतीय संविधान में जब हम समता के अधिकार का पढ़ते हैं, जैसे समता के अधिकार के संबंध में हम जानते हैं, तो उसमें क्या है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को भी उसमें भी डाला गया है। लेकिन जो अमेरिका संविधान है वो क्या है कि सम्यक विधिक प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के पालन के साथ ही वो चालू होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि समता के अधिकार के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को लाया गया है। इसलिए दोनों की शब्दावली में यही अंतर है कि वहां सम्यक विधिक प्रक्रिया का जो शब्दावली उसका प्रयोग किया गया है और हमारे यहाँ प्रयोग किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमारे में जो भारत में है कि भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन है, किंतु बाद के मामलों में दिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप अब अमेरिकन और भारतीय स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो अपने बहुत सारे मामलों के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 का आवश्यक तत्व मान लिया है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते, तो इसी में जब आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का, जो था आपका 1978 का। तो इस मामले में क्या हुआ कि जो आपका दैहिक स्वतंत्रता जो शब्दावली है इसके अर्थ का विस्तार किया गया और इसमें क्या है आपका नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया गया। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया है या न्यू डायमेंशन प्रदान किया और इसके क्षेत्र को अत्यंत विशुद्ध बना दिया। इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार भी शामिल है। तो जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला था 1978 का, इस मामले को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या था कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के अधीन विदेश जाने के लिए पासपोर्ट दिया गया था और अपना पासपोर्ट 7 दिन के भीतर लौटा देने के लिए आदेश दिया गया। ठीक है, कि एक पासपोर्ट एक्ट है जिसके तहत क्या है भारत में आपको पासपोर्ट जारी करने और उसके बने रहने तक की उसके जो जितने भी समय अवधि उसके बारे में विस्तृत में वर्णन दिया गया है, उपबंध किए गए, उसी के तहत आपको पासपोर्ट मिल सकता है। और एक पासपोर्ट के लेने के बाद ही आप भारत से बाहर किसी अन्य देश की विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेनका गांधी थी उनको विदेश जाने से रोकने के लिए एक पासपोर्ट अधिकारी ने एक ऑर्डर इशू किया कि और उनको बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट 7 दिन के भीतर ऑफिस में जमा कर दें। तो इस मामले में एक लोकहित याचिका जारी गई और जो पासपोर्ट एक्ट अधिनियम की जो उपबंध थे या जो आदेश था उसकी विधि मान्यता को विभिन्न निम्न आधारों पर चुनौती दी गई। तो क्या थी कि धारा जो पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3)(स) के द्वारा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है, क्योंकि वह पासपोर्ट अधिकारी को स्पष्ट तथा अनिर्बंधित अधिकार प्रदान करती है। दूसरा है कि जो वह धारा है पासपोर्ट अधिनियम की, वह संबंधित अधिकारी को मनमानी शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि उसके अधीन पासपोर्ट धारक को सुनवाई का अवसर दिया बिना ही उसके पासपोर्ट से वंचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और वो धारा जो है वो अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण करती है, क्योंकि यह मनमानी और अयुक्त प्रक्रिया द्वारा उसके अधिकार से वंचित करती है। और जो चौथा पॉइंट है कि उक्त धारा 19(1) का और 19(1)(j) का भी अतिक्रमण करती है, क्योंकि अनुच्छेद 19(2)(6) के अनुसार युक्त निर्बंध नहीं लगाता, अतः वह अवैध है।
तो देखिए जो आपका पासपोर्ट अधिनियम की जो धारा 10(3) है, उसके तहत ये था कि जो पासपोर्ट अधिकारी होता है उसके पास यह अधिकार था, ये शक्तियां थी कि वह किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को कुछ समय के लिए अपने पास जमा कर सकता है। तो उसके लिए क्या था कि जो उन्होंने मेनका गांधी के साथ किया, तो उसमें क्या उनके पास कोई युक्त कारण नहीं था जिसके आधार पर वह उनका पासपोर्ट जमा करवाता है या रोक देता है। और यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस आधार पे उसको चुनौती दी गई थी कि जो उनका जो कार्य है वो अनुच्छेद 14 के निर्बंधनों के अनुसार अयुक्त है, वो जो समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा, वो मनमानेपन का इसमें प्रयोग किया गया है कि जो अधिकारी है वो मनमानेपन का प्रयोग करता है, जिससे कि हमारे भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार के मुख्य तत्व है जिसमें मनमानेपन का की मनाही है, या विधि के शासन की जब बात करेंगे तो उसमें क्या है, मनमानेपन का अभाव है। तो इन सारी चीजों के आधार पे वो जो उस धारा को अवैध घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ आपके सामने आया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का समावेश तीन चीजों में हो सकता है। तो इसी में आगे ये भी कहा गया कि जो प्रक्रिया होगी, जब भी हम ये जो शब्दावली दी गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो प्रक्रिया का अर्थ क्या माना जाएगा कि कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया के संबंध में माना जाएगा जो ऋतुज, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो, अर्थात जो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल हो। ठीक है। और जो हमने युक्तियुक्तता की जब भी बात करेंगे, रीजनेबलनेस की, तो वो रीजनेबल जो शब्दावली है उसका प्रयोग आप हमेशा जब भी युक्तियुक्ता आएगी तो उसको आप मानेंगे अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है समता के अधिकार के तहत। तो कभी भी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 14 के तहत कभी भी कोई चीजों में अगर निर्बंधन लगाना है तो ये युक्तियुक्त आधार पे ही लगेगा। और ये युक्तियुक्त आधार क्या होगी, तो वो सम्यक प्रक्रिया जो होगी उसके आधार पे। और उसमें क्या जो प्रक्रिया होगी वो ऋतुज होगी, अर्थात वो फेयर होगी, वो न्यायपूर्ण होगी, अर्थात वो जस्टिएबल होगी, और वो युक्तियुक्त होगी, अर्थात वो रीजनेबल होगी। तो इसी प्रकार जो अनुच्छेद 19 है उसमें किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होना आवश्यक है। कभी भी अगर संपत्ति से उसके अधिकारों की बात करेंगे तो पहली बात है कि वो विधि भी मान्य होनी चाहिए। दूसरा, वो विधि की प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। तीसरा, प्रक्रिया न्यायपूर्ण, ऋतुपूर्ण और युक्तियुक्त होना चाहिए। चौथा, जो विधि होगी वो 14 और 19 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, अर्थात वो युक्तियुक्त होना चाहिए। तो कभी भी जब भी आपके किसी भी अधिकारों के संबंध में उसको छीनने की बात या उनसे वंचित करने की बात होगी तो उसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि वह विधि विधि मान्य है कि नहीं। दूसरा, वह विधि प्रक्रिया विधि प्रक्रिया विहित करती है कि नहीं। ठीक है। तीसरा, जो प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण है, ऋतुपूर्ण है और युक्तियुक्त है कि नहीं। चौथा, ये देखना पड़ेगा कि जो विधि है वो अनुच्छेद 14 और 19 की अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात तो जो 14 में आपको बताया गया समता के अधिकार के बारे में और 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है, तो उन स्वतंत्रताओं का वह उल्लंघन तो नहीं करती है, तो उनके लिए वो युक्तियुक्त होना चाहिए। और जब भी आप कभी भी किसी अधिकारों का अगर से आपको वंचित किया जाता है तो उसमें युक्तियुक्ता के जो शब्द है या जो चीजें हैं उनको आपको शामिल करना अति आवश्यक होगा। और उसके तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन ही उनको वंचित किया जा सकता है। जैसे हमने धारा अनुच्छेद 19 में पढ़ा था और जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो 19(1) की जो स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में जो आगे 19(2) से लेकर 6 तक में निर्बंधनों को बताया गया। तो उन निर्बंधनों के अधीन रहकर ही आप किसी के मूल अधिकारों का हनन का मूल अधिकारों से उनको वंचित किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो हम जब प्राण और देहिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जो एकांतता का अधिकार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सामान्य हर नागरिक को क्या है, एकांतता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह एक मामला उठा था आपका महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण 1991 के मामले। तो इसमें क्या हुआ कि एक महिला थी जो चरित्रहीन थी। तो इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि क्या किसी चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार है कि नहीं। तो इस मामले को लेकर यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकांतता के अधिकार के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए यह कहा कि यदि कोई महिला अगर चरित्रहीन भी है तो उसके पास भी एकांतता का अधिकार है। यदि कोई महिला चरित्रहीन है, वो अपने देह व्यापार जैसी चीजों को करती है, तो अन्य व्यक्ति को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह उसके घर में जाकर उसे जबरदस्ती करे या उसके साथ बलपूर्वक कोई भी व्यवहार करने की कोशिश करे, क्योंकि उसको भी वही एकांतता का अधिकार है जो किसी सामान्य नागरिक को होता। उसी में एक और मामला आप नोट कर लीजिएगा
खड़क सिंह बनाम पंजाब राज्य का, खड़क सिंह बनाम उत्तर पंजाब राज्य का मामला। इस मामले में भी क्या हुआ कि रात्रि में एक व्यक्ति के घर में पुलिस का आना हुआ जो अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता था। अभी देखिए जो खड़क सिंह था उसके साथ ये मामला बना था कि वो एक अपराधी था और उसको अपराधी के तौर पे वो जब छूट मतलब अपराधी था और उसको पुलिस की निगरानी में रखा गया था, अर्थात उसको जेल में न रख के, जेल से उसको बेल मिल गई थी, जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस की निगरानी में रखने जैसी चीजें उसके साथ चल रही थी। और उस निगरानी के तहत क्या था कि जो पुलिस अधिकारी होते थे या पुलिस के जो भी सिपाही होते थे वो हर दिन रात्रि के समय जाकर यह जांच करते थे कि वह घर में है कि नहीं है। तो इसको उसके एकांतता के अधिकार के विरुद्ध माना गया। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था कि वयस्क बालक और बालिका को अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार। तो जब तक ये लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का मामला था, इसके पूर्व जो आप लोगों ने कभी सुना होगा ऑनर किलिंग के बारे में, सम्मान के लिए हत्या। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई दो धर्म के लोग या विभिन्न धर्मों के लोग या विभिन्न जाति के लोग के बीच क्या होता है कि अलगाव होता है, और उस वजह से अगर उन जाति के अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनके अगर बच्चों के बीच अगर किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग उत्पन्न हो जाए और वो अगर शादी करना चाहे तो उसमें क्या होता है उनकी शादी नहीं हो पाती है और उसके लिए उनको क्या होता है उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ये चीजें आपकी क्या है जो हमारे विभिन्न राज्य हैं वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है, जहाँ पे क्या है कि अंतरजातीय विवाह पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है और अंतरजातीय विवाह करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उनकी मारपीट होती है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है और भी विभिन्न प्रकार के अपराध किए जाते हैं। तो ये चीजें वो क्या अपने धर्म को बचाने के तौर पे कहते हैं, लेकिन हमारी जो संविधान है ये कहीं पर भी उनको इस प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करती है। तो उसी में हमारा एक मामला उठा था वयस्क बालिका और बालिका को अंतरजातीय विवाह का अधिकार। तो जो वयस्क बालिका और बालक और बालिका है जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 5 के निबंधनों को के शर्तों को अगर पूरा करते हैं, यदि उनकी उम्र 18 वर्ष से अगर बालिका है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और कोई अगर बालक है तो उसकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर, अगर वो दोनों चाहते उनकी इच्छा है तो वह क्या करते किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति से वो विवाह कर सकते हैं। तो इसी में क्या था कि इस मामले में क्या थी कि एक 27 वर्ष की नवयुवती थी और पिता की मृत्यु के पश्चात वो अपने भाई के साथ रह रही थी। वो अपने भाई का घर स्वेच्छा से छोड़कर एक व्यक्ति ब्रह्मानंद गुप्ता से आर्य समाज में जाकर विवाह कर लिया। भाई ने पुलिस में अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उसके पति और बहनों को गिरफ्तार कर लिया। उसका भाई जो उसके अंतरजातीय विवाह से नाराज था उसके पति को बहुत मारा पीटा, धमकी दिया कि उसके पति को जान से मार दिया जाएगा। उसने पुलिस में उसके पति और परिवार के विरुद्ध अपनी बहन का अपहरण करने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पिटिशनर के इस बयान के बावजूद मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। बाद में पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और यह भी निर्धारित किया कि पिटिशनर वयस्क थी और उसने अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार था। उसे कोई अपराध नहीं किया था, अतः उसे विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा चलाया गया आपराधिक मामला अभिखंडित कर दिया गया और पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिया गया उसे परेशान न करे तथा उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो इस मामले के तहत अब ये चीजें आ चुकी है कि यदि कोई वयस्क बालक और बालिका है तो वह अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह का अधिकार रखते हैं जो उनको अनुच्छेद 21 के में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के में शामिल किया गया है। फिर जो आपका जो मेनका गांधी वाला मामला था उसी में आगे बढ़ते हुए विदेश भ्रमण का अधिकार के संबंध में विभिन्न केस लॉज आए। तो इसमें एक आपका तो इसमें जो आपका आया था फ्रांसिस कोरेल बनाम भारत संघ 1981 का मामला था। इसमें जो मेनका गांधी के निर्णय का अनुसरण किया गया तो मेनका गांधी के में माना गया था जो पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया था
उसके उसके तहत क्या हुआ कि उनके विदेश यात्रा का अधिकार का अतिक्रमण हुआ। तो इसमें ये मामले में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जो प्राण या लाइफ शब्द से तात्पर्य पशुवत जीवन से नहीं वरन मानव जीवन से। तो जो हम यदि अगर 21 में जो शब्दावली दी गई है प्राण या लाइफ या जीवन, तो उस शब्द को हम क्या मानेंगे, वो केवल पशुवत जीवन से नहीं है कि आप जानवर की तरह जिए, उसमें आपका मानव जीवन से उसका संबंध है। इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं वरन आध्यात्मिक अस्तित्व भी। ठीक है कि आपको यदि प्राण की बात करें तो मानव जीवन की प्राण की जो वैल्यू है वो किसी आप जानवर के समतुल्य नहीं रखेंगे। कोई जीवन है तो वो जीवन हमेशा क्या हुआ, मानव पूर्ण गरिमा पूर्ण जीवन होना चाहिए। और इस जीवन का क्या है, अपना भौतिक अस्तित्व तो है ही, साथ ही साथ इसका क्या अपना आध्यात्मिक अस्तित्व भी। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों की संरक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें जीवन का आनंद मिलता है या आत्म ब्रह्मा जीवन से संपर्क स्थापित करती है। तो इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित किया गया। और इसके साथ साथ आपका क्या है कि आप मानव गरिमा के साथ अगर जीवन जी रहे हैं तो आपको कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है, तो उसके साथ आपका विदेश भ्रमण का अधिकार भी शामिल किया जाएगा। फिर आपका जो एक मामला था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये मामला आपका बनता था, ये आपका है एकांतता के अधिकार से संबंधित है, इसको लिख लीजिएगा, एकांतता से संबंधित अधिकार के संबंध में है, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाला मामला। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अपना एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए, जो वहां के न्यायमूर्ति थे श्री कुलदीप सिंह, उन्होंने निर्णय देते हुए कहा कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का टेलीफोन टिप करना व्यक्ति के एकांतता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है, और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। तथा जो आपका अनुच्छेद 21 है वह नागरिकों को यह गारंटी देता है कि उनके एकांतता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करेगी। तो कभी भी जब हम किसी व्यक्ति के फोन टैपिंग किसी व्यक्ति का अगर फोन टैप करते हैं तो वह क्या है, सीधा सीधा उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होता है या उसका अतिक्रमण होता है। जो सीधा सीधा क्या है आपके अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का वो अतिक्रमण करता है। फिर ये जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके संबंध में आप जानिए कि जो जीविकोपार्जन है, अर्थात जो आपकी जीवन है उसको जीने के लिए आपको कोई ना कुछ क्या उपार्जन करना है, कोई ना कोई काम करना है, तो उसका भी अधिकार आपके उसके साथ सम्मिलित माना गया है। तो हर व्यक्ति को क्या है कि वह अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई भी कार्य कर सके, जो उसको 19(1) के तहत वृत्ति उपजीविका कारोबार करने की स्वतंत्रता के तहत प्रदान किया गया है। अब वह उस उपजीविका को करेगा तो उसको क्या है कि उसके लिए उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक मामला आपका बना था ओल्गा टेलिस वर्सेस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का। तो इसमें जो है जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने क्या किया कि एक नया आयाम जोड़ा, नया आयाम के तौर पे कि जीविका किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है या व्यक्ति जो है, उसको क्या है, दोनों को है कि वो अपनी जीविका अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ उपार्जित कर सके, जो वैधानिक उपार्जन की बात कहता है कि जीविका उपार्जन के अधिकार के तहत। तो इस मामले में क्या था, बंबई शहर के फुटपाथ और मलिन बस्ती में रहने वालों ने बंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 313, 313 अ, 314 और 497 को विधि मान्यता की चुनौती दी गई। और उक्त अधिनियम के अधीन क्या था कि नगर निगम को फुटपाथों और सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेरी वालों को सामान बेचने से रोकने और उन्हें वहां से हटाने की शक्ति प्राप्त थी। कि आप लोग देखे होंगे जो फेरी वाले फुटपाथ और इसमें अपना सामान जो दुकान लगाते हैं, तो उनको क्या है उस नगर निगम के अधिनियम के तहत था कि उनको वह हटा सकती वहां से। तो उन्हीं के जो विभिन्न धाराएं थी उसको चुनौती दी गई। तो झुग्गी झोपड़ी वालों ने दलील दी कि उक्त आदेश उनके जीविकोपार्जन के अधिकार को वंचित करता है और उनके अनुच्छेद 21 के अतिक्रमण होने के कारण वो अवैध था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि झुग्गी झोपड़ी वाले को सार्वजनिक स्थानों पर सामान बेचने का मूल अधिकार नहीं है और नगर निगम की उक्त धाराएं विधि मान्य, क्योंकि वे झुग्गी झोपड़ी वालों के जीविकोपार्जन के अधिकार पर युक्त निर्बंध लगाती है। सार्वजनिक स्थान निजी कारोबार के लिए नहीं होते।
निगम द्वारा इन स्थलों से झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाए जाना अयुक्तियुक्त, अनुचित तथा अन्यायपूर्ण नहीं है, किंतु न्यायालय ने उक्त वर्गों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया कि उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाए और उन्हें लाइसेंस मिल चुका है, उन्हें फेरी लगाने के लिए स्थान निश्चित किए जाए। इस निर्णय के परिणाम दूरगामी होंगे। इससे सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने अवैध कब्जे को सरकार को हटाने की शक्ति प्राप्त हो गई, जो उचित ही है। तो आपको ये मामला समझ आया कि देखिए, जो नगर निगम के पास ये शक्ति होती है कि वो फुटपाथों पर क्या है कि जो भी फेरी लगाने वाले और जो भी व्यवसाय करते हैं उनको वहां से हटा सकती है। तो न्यायालय ने कहा कि आपका यह कार्य तो युक्तियुक्त है, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे पक्ष को देखा कि जो मलिन बस्ती और गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो कहीं पे जाकर दुकान लेकर किराए पे लेकर उन सारी चीजों को कर सके। तो उनके लिए क्या बोला गया कि नगर निगम को यह आदेश दिया गया कि आपका यह दायित्व है कि आप इनके लिए उचित प्रबंध करें, जो फेरी वाले और जो व्यवसायी हैं फुटपाथ पर कार्य करते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था करें, उनको लाइसेंस प्रदान करें। और साथ ही साथ इससे क्या आया कि आगे जाके कि कोई भी व्यक्ति क्या फुटपाथ पे अपने जीविकोपार्जन के अधिकार के तौर पे फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, कि वह फुटपाथों का प्रयोग इसलिए कि अपने व्यवसाय को करने के लिए नहीं कर सकता है। तो यह क्या है, उस पर एक युक्तियुक्त निर्बंध लगाता है। फिर उसी में आपका जो अगला है तो दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉय बनाम दिल्ली प्रशासन 1992। इस मामले में जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार में जीविकोपार्जन का अधिकार भी आता है, अतः काम का अधिकार भी इसमें शामिल है, किंतु अभी भारतीय संविधान में काम का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि अभी हमारा देश इसे गारंटी करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए अनुच्छेद 21 के अधीन, अनुच्छेद जो 41 है के अधीन नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। प्रस्तुत मामले में जो पिटिशनर थे उन्होंने दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित जवाहर रोजगार योजना में दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे। इस योजना को प्रशासन ने समाप्त कर दिया। पिटिशनरों ने याचिका फाइल करके अभिकथन किया कि चूंकि उन्होंने 240 दिन से अधिक कार्य किया है, अतः उन्हें दिल्ली प्रशासन में स्थायी कर्मचारी मानकर समायोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार में जीविकोपार्जन का अधिकार है, अतः उन्हें काम का अधिकार भी आता है। न्यायालय ने उनके तर्क को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन्हें स्थायी नहीं बनाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय का निश्चय उचित और समय समय पर विभिन्न सरकारी दफ्तरों में सिफारिश के आधार पर पिछड़े कर्मचारियों से हुई अवैध नियुक्तियों को रोकने में सहायक होगा। रोजगार दफ्तरों में लाखों व्यक्तियों के नाम दर्ज पड़े रहते हैं और उन्हें नहीं बुलाया जाता। इस निर्णय के पश्चात अब नियुक्तियां वहीं से भेजे अभ्यर्थी से की जाएगी। तो जीविकोपार्जन का जो अधिकार है उसको 21 के तहत लाया गया, लेकिन उसके साथ क्या है, आपका युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है। फिर जो आज के मामले में हम देखते हैं, जो आज के जो आप स्वास्थ्य सेवकों के संरक्षण के बारे में, जैसे आज के जो मामला चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे जो संकटकालीन परिस्थितियां है कोरोना में, तो जो कोविड-19 महामारी की जो चीजें चल रही है उसमें क्या है कि जो स्वास्थ्य सेवक है वो सबसे ज्यादा क्या है, हमारे जुझारू रूप से वो वर्क कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनसे क्या है, उनके ऊपर भी संक्रमण का खतरा और उनकी जान पर खतरा बन रहा है, जिसके लिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। और ये जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 21 के तहत वैधानिक है। इसी मामले की जो आपका ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2014 का मामला था। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो तो अभी वर्तमान परिक्षेत्र की बात है, ये 2014 का मामला। तो इस मामले में जो याचिकाकर्ता था उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित 130 कोयला अग्नि थर्मल शक्ति संयंत्रों का प्रतिनिधित्व करता था और उचित स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रणाली, कर्मियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य परिस्थिति के मूल्यांकन तथा उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण में कमी के कारण स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा था। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उन्हें एक स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्रभावित होता है। स्वच्छ वातावरण में शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अनुच्छेद 21 में निहित मानव गरिमा में रहने का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद 19 के खंड ड और च के अनुच्छेद से इस अनुच्छेद के अंतर्गत कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण तथा कार्य की उचित और मानवीय स्थितियां, न्यूनतम अपेक्षाएं जो उनके मानव गरिमा से रहने के लिए व्यक्ति को समर्थ करने के लिए आवश्यक विद्यमान होनी चाहिए। तो इसमें क्या था कि देखो, जो स्वास्थ्य सेवकों का संरक्षण के बारे में था ये कि जो विभिन्न जो थर्मल प्लांट होते हैं उनमें जो वर्क करते हैं, तो उनके में जो सेवक होते हैं उनके संरक्षण की ये बात कही गई थी कि उनको क्या है, एक गरिमापूर्ण, उनको एक क्या है, स्वस्थ वातावरण,
स्वच्छ वातावरण मिले तभी तो, जब मन स्वस्थ, मन और तन जब स्वच्छ रहेगा तभी क्या है, जब कार्य के प्रति उनकी गंभीरता बनी रहेगी और कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से वो कर सकेंगे, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक होंगे। तो इस मामले में कहा गया कि जो सेवक होते हैं उनको भी इसका संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसी बात पे हम आगे बढ़ते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेते हैं कि आज का जो समय चल रहा है इसमें क्या हुआ कि जो स्वास्थ्य सेवक होते हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो अभी जो महामारी चल रही है उसमें अपना पूरा तन मन और से उसकी सेवा में लगे हुए हैं देश को बचाने के लिए। तो यदि उनको संक्रमण का खतरा होता तो उनके संरक्षण के लिए हर राज्य ने विभिन्न प्रावधान किए हैं। कई राज्यों ने तो यह तक घोषणा की है कि अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस वाले को जो कोविड-19 की महामारी से संक्रमित होता है और उससे मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 करोड़ तक की सहायता राशि प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है उसके मायनों को पूर्ण करता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आया था 2012 में, जिसके तहत आया कि जो आदमी को निद्रा का अधिकार है, ठीक है, कि आदमी को सोने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो रामलीला मैदान के संदर्भ में बनाम गृह सचिव भारत सन 2012 का यह मामला था। इस मामले में क्या हुआ कि रामलीला मैदान पे जो रामदेव बाबा थे और उसके कुछ अनुयायी थे, वह बहुत कुछ सम्मेलन कर रहे थे कुछ दिनों से, और उसमें यह बात थी 4 जून 2011 की। तो उस 4 जून 2011 की रात में विभिन्न जो आयु वर्ग के लोग, जिसमें पुरुष, महिला, स्त्री और साथ ही साथ जो बाबा रामदेव के नेतृत्व में वो लोग रामलीला मैदान में योग परीक्षण शिविर में सो रहे थे और दिल्ली नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन ने शिविर लगाने की अनुमति दे रखी थी और योग शिविर लगाने की अनुमति दिल्ली प्रशासन ने किसी सूचना के बिना वापस ले लिया। और 4-5 जून मतलब 4 और 5 जून की रात 1 बजे शांति से जो सोए हुए लोग थे उनको, उन व्यक्तियों को तीतर बितर करने के लिए उन पर क्या किया, आंसू गैस छोड़े और तथा लाठी चार्ज भी किया, जिससे कई व्यक्तियों को चोट आई और एक जो महिला श्रीमती राजबाला की मृत्यु हो गई। तो सोए हुए व्यक्तियों को अचानक जागना पड़ा और वे समझ न सके वे कहाँ जाए। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार तथा न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान ने स्वप्रेरणा पर मामले का संज्ञान लिया। स्वप्रेरणा मतलब सुमोटो से संज्ञान लिया तथा दंड प्रक्रिया की सहायता की धारा 144 लागू किए जाने, जमाओं के लिए दी गई अनुमति वापस लिए जाने तथा मृतक और चोट प्राप्त व्यक्ति और उनके प्रतिनिधित्व को प्रतिकार दिए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। और साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि यदि आपने अगर पहले पूर्व में परमिशन दिया था तो आपको यह कभी अधिकार नहीं है कि आप रात में सोए हुए, शांतिपूर्वक सोए हुए व्यक्तियों पर हमला करके उनको तीतर बितर करें। क्योंकि आपको इसके साथ एक चीज यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं या आप जब सोए हुए होते हैं और खास करके रात्रि में, तो यदि आपको अचानक जागना पड़े तो उससे क्या आपके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। यदि आपको रात्रि में अचानक कोई जगाए तो उसकी यह संभावना होती है कि उस जगाने का आप तुरंत यह तात्पर्य लेते हैं किसी न किसी प्रकार की खतरे की आशंका है, या आपको अगर कोई जबरदस्ती जगा दे, या आप कहीं सोए हैं और आपको कोई ऐसी जगह है जिससे आपको क्या है, एक अचानक ही मानसिक आघात हो सकता है, जिसका प्रभाव आपको उस समय भी हो सकता है, जिससे आपकी शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, या उसका प्रभाव जो है आने वाले कुछ समय तक हो सकता है। और उसके कई ये भी प्रभाव है, यदि आप सुकून से नहीं सोकर उठते हैं तो आपका क्या होता है कि आने वाला जो समय होता है या जो दिन होता है वो पूरी तरह क्या माना जाता है, उसको आप अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते। तो इसी के तहत क्या है कि यदि आप शांतिपूर्वक कहीं सो रहे हैं तो इसके तहत निद्रा का अधिकार आपका शामिल है, जो आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण के तहत सम्मिलित किया गया था। और एक जो चैन से सोने क्या है कि आपके वो स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए बहुत ही आवश्यक है, और व्यक्ति अगर स्वस्थ और प्रसन्नचित होगा तो यह क्या है, उसके शरीर के लिए आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, शरीर के साथ जुड़ा होने के नाम में शरीर और प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जो निद्रा का अधिकार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार 2012 के द्वारा हमारे इसमें जोड़ा गया या सम्मिलित किया गया है। फिर हम देखते हैं यह कारागार में रहने वाली बंदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के हितों का संरक्षण। तो यह मामला आपका था RD उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश का। तो आपको यह इसके बारे में आपको जो कारागार में जो बंदी महिला होती है
अर्थात जैसे कोई महिला है जो जो किसी अपराध के कारण, अपराध में दोषी होने के कारण उसको जेल में जाना पड़े या उसको कारागार में रखना पड़ा, ठीक है। और उस सिचुएशन में क्या है कि वो जो महिला है उसके साथ कोई बालक हो। अब जैसे एक एक सामान्य उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक महिला जिसके ऊपर हत्या का चार्ज था और उसको आजीवन कारावास की सजा हो, उसके आजीवन की कारावास की सजा हुई और वह जब उसको सजा हुई तब वह थी प्रेग्नेंट या वो गर्भावस्था में थी। जब वह गई जेल में तो उस समय क्या था कि अब कोई भी बालक होता है तो जो बच्चा होता है तो उसके जन्म के साथ वो जेल में ही पैदा हुआ, तो उस बालक की तो कोई गलती नहीं है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन क्या है जो माता के साथ उस बालक का वहां रहना बहुत आवश्यक है, तो वह उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकती है। तो बंदी महिला की जो बच्चे हैं तो उनके हितों का संरक्षण करना किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। तो इस मामले में जो था कि आर डी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश में, इसमें यही बताया गया कि जो भी बालक होते हैं, जो बंदी महिलाओं के साथ जो बच्चे रहते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी जो मजबूरियां हैं या जो उनकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उनको अपनी माँ के साथ रहना आवश्यक है। कई बार ये होता है कि जब माता को कारावास हो जाती है तो कई बार उसके जो अपराध होते हैं उसके कारण उसके अन्य जो रिश्तेदार या परिवार के जन होते हैं वो उन बालकों को अपनाते नहीं है, या कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि जो बंदी महिला होती है उसका कोई और होता ही नहीं है, तो उस बालक का दायित्व किसके पर? उस बंदी महिला के ऊपर ही होता है। तो कभी भी अब जो हमारे जो भारतीय जेल है उनमें ये चीजें शुरू हो गई कि जो उनके साथ जो बच्चे रहते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए उनको उचित कपड़ा, शिक्षा और पोषण, इनके लिए वहां पे पर्याप्त उपाय किए गए हैं, जिसके तहत जो वहां रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, उनको उचित पोषण आहार दिया जाता है, उनको जो अन्य चीजें हैं वो भी उनको प्रदान की जाती है। और यह चीजें आपकी जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कन्वेंशन के द्वारा भी हुआ है, जिसमें भारत उसका पक्षकार था। और यह भी न्यायालय ने निर्देश दिया गया कि जेल में जन्मे बच्चों को जेल में जन्म का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, तथा 6 वर्ष की आयु से अधिक के बालक को महिला बंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ हमारे पास आई है कि अगर जब जेल में जो बच्चे पैदा होते थे तो उनको जेल के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता था, जिसको उनका जन्म स्थान जेल होता था, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है उस बालक के भावी भविष्य के लिए बहुत ही क्या है कष्टकर हो सकते थे। इसके लिए उनका क्या है कि प्रमाण पत्र उनको जेल के नाम पे नहीं देने की बात कही। साथ ही साथ एक और नियम निकाला गया कि 6 वर्ष से अधिक के आयु के जो बालक है उनको महिला बंदियों के साथ नहीं रखने की बात कही। और क्योंकि उनके लिए अब जो उनका अगर मान लो कोई नहीं उन बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या है चैरिटेबल जो होम्स होते हैं या जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन जो एक्ट है 2015 जो अमेंडमेंट होगा 2015 हो, उसके तहत जो CWC होते हैं चाइल्ड केयर होम्स जो होते हैं, है ना, उनमें उनको रखे जाने की बात कही गई थी। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में शिक्षा का अधिकार का, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आपने आज क्या क्या चीजों को जाना है उसके संबंध में हम देख लेते हैं कि हमने समझा कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अध्यक्ष स्वतंत्रता द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जिसमें हमने देखा कि विधायिका या कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध उनको संरक्षण प्राप्त है, ए के गोपालन के मामले में, फिर मेनका गांधी के मामले में भी इसको बताया गया कि जब भी हम संरक्षण की बात करेंगे तो वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध उसको प्राप्त होगा। फिर जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है वह भी मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में आया कि जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हमेशा लागू होता है जब भी आपके अधिकारों का अतिक्रमण होगा, तो उसमें पहली तो है कि अतिक्रमण के पूर्व आपको यह सुनवाई का उचित मौका दिया जाए। फिर जो एकांतता का अधिकार है वह समस्त व्यक्तियों को लागू होता है, चाहे वो चरित्रहीन ही क्यों ना हो। फिर हमने देखा कि जो वयस्क बालक बालिका है उनको अंतर्जातीय करने का विवाह का अधिकार है। यदि आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी उम्र एक वयस्कता को पूर्ण कर चुकी है, तो आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो। फिर हमने देखा कि विदेश भ्रमण का अधिकार, फिर एकांतता का अधिकार और जीविकोपार्जन के अधिकार के बारे में। फिर हमने देखा कि जो स्वास्थ्य सेवक होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना भी हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। फिर चैन से सोने का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। फिर कारागार में रहने वाली बंदी महिलाओं के साथ रहने वाले बालकों के हितों का संरक्षण करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग।